हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुसलाम आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज की पिछली सीरीज से आगे बढ़ते हुए ये एमसीक्यू सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके हर पेपर के लिए बहुत यूज़फुल है, चाहे वो आपका पीसीएस का पेपर हो, लोअर, अपर, या फिर आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब में ये एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। तो यहाँ पर हम जो भी इम्पॉर्टेंट जीके के जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसका एक एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जिससे आपको आसानी हो उन सब चीज़ों को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी या 10 फरवरी? तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल, या नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये हमारे एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट रह चुके हैं सीवी रमन, उनकी याद में हम हर साल क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। ठीक है, नेशनल साइंस डे की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल साइंस डे सर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है और ये बोल सकते हैं कि सीवी रमन ने इसी दिन रमन इफेक्ट खोजा था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जिसकी वजह से हर साल साइंस डे हम इनकी याद में मनाते हैं। किसकी याद में? सीवी रमन, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग जोड़ता है? ठीक है, भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग कौन सा है? त्रिवेंद्रम और जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम गुवाहाटी, जम्मू तवी और गुवाहाटी, कन्याकुमारी और जम्मू तवी। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबे रूट की ट्रेन, तो वो तो विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, पैसेंजर रूट ट्रेन का कौन सा है। तो देखिए, अगर सबसे लंबे रूट की हम बात करते हैं तो हमारा ये देखिए, ये आपका उसका विवेक एक्सप्रेस का रूट है जो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में, ये एक सिंगल ट्रेन के फॉर्म में चलता है। लेकिन अगर हम सबसे लंबा रूट देखें कनेक्टिंग, तो आपका कौन सा है? जम्मू तवी से कन्याकुमारी, जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है जम्मू तवी से कन्याकुमारी। ठीक है, देखो आपको दिमाग में जो लग रहा है वो आपको नहीं ध्यान देना है, आपको वो देखना है जो आपके पेपर में क्वेश्चन का आंसर बने। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो, तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर ये तो गलत है, तिरुवनंतपुरम गुवाहाटी ये गलत है, जम्मू तवी और गुवाहाटी ये भी गलत है, कन्याकुमारी से जम्मू तवी ये एकदम सही है। ठीक है, हिमसागर एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलती है और ये सबसे लंबी ट्रेन है क्योंकि ये कनेक्टिंग ट्रेन है। इस वजह से ये सिंगल ट्रेन के फॉर्म में नहीं चलती, बल्कि ये दो अलग अलग नाम से चलती है और ये बीच में रेस्ट भी थोड़ा टाइम के लिए लेती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका एक हॉल्ट टाइम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रेन सिंगल रूट की ट्रेन नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये एक सिंगल रूट की ट्रेन है। ठीक है, इंडिया की सबसे लंबी सिंगल रूट की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, और उससे भी लंबी जो है वो आपकी है हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि आपका जम्मू तवी से, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चलती है, जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती है और ये इसके बीच के सारे स्टेशन हैं जहाँ पे ये रुकती है। ठीक है, आप मैप पर देख सकते हैं। और इधर ये आपकी विवेक एक्सप्रेस है, ये भी काफ़ी लंबी रूट की ट्रेन है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मालीगांव, मालीगांव की अगर हम बात करें, देखो रेलवे जोन, भारत में रेलवे जोन कितने हैं? इंडिया में अगर रेलवे जोन की बात करते हैं तो रेलवे जोन 18 है और इन 18 रेलवे जोन को याद करने की ट्रिक होती है और वो ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ट्रिक है, लेकिन एक बार आप उस ट्रिक को समझ लोगे तो आप आसानी से उस पर कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम मालेगांव की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ईस्टर्न रेल में
ईस्टर्न रेलवे जो है, ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, अगर हम ईस्टर्न रेलवे की हेडक्वार्टर की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे आपका इधर, ये ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक, और एक क्या दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, और नॉर्थ ईस्ट, ठीक, और एक नॉर्थ ईस्ट मेन डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो इस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो तो गोरखपुर है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, गोरखपुर। तो भैया ये तो बाहर चला गया, ठीक है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है हाजीपुर, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, तो बचा क्या, बचा आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। ये वाला जो रेलवे है इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपका मालीगांव, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो आप समझ सकते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, सी इज द राइट आंसर। चलो ये देखिए सारे रेलवे जोन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये कोलकाता वाला जो मैंने आपको दिखाया, ठीक, इसके अलावा कोलकाता मेट्रो लगा है, ठीक है, कोस्टल रेलवे है, और टोटल इंडिया में एक नया रेलवे जोन बना है जो आपका साउथ कोस्टल रेलवे है, जिसका विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर है, ठीक है। इस तरह से इसका कुछ चार्ट बनता है। इस चार्ट को बनाने की टेक्निक मैं आपको पूरी बता दूंगा, इस पर अभी ध्यान न दीजिए, मैं इसका एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन पुलिस ऑफिस। तो इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इंटरपोल जो है, इंटरपोल एक पुलिस का होता है, ठीक है, और इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस को भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसे ICPO इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरपोल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये ए वाला इसका सही जवाब है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब इसका जो सही आंसर है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोलते हैं, तो आपका इंटरपोल का फुल फॉर्म ये भी चलता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब या बोल सकते हैं मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, कॉम्पिटिशन इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्राइवेट सेक्टर, नन ऑफ दिस। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का अस्तित्व, यही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मौजूद हो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं। देखो दूरंत रेखा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, एक टाइम में भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, ठीक है, ठीक है। रेड लाइन, कोई ऐसी लाइन होती है, रेड क्लिफ आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो बचा क्या, बचा आपका भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की अगर बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेड क्लिफ की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। और मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो चाइना इंडिया के बीच में है। डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। 17 पैरेलल लाइन 17वीं समांतर रेखा साउथ और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 पैरेलल लाइन 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में। लीबिया और सूडान आपका दो नेशंस हैं, इनके बीच में।
22 पैरेलल लाइन इजिप्ट और सूडान के बीच में, 31 पैरेलल लाइन ईरान इराक के बीच में है। अब ये नंबर्स क्या मतलब है? ये नंबर्स मतलब ये लैटिट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं। ये नंबर्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं? लैटिट्यूड को। फिर 38 पैरेलल लाइन, कई बार पेपर में आई है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, है ना। 49 पैरेलल लाइन, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, यूएसए और कनाडा के बीच में पाया जाता है। और फिर आता है हिंडरबर्ग लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैगिनॉट लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ओडरनेसी लाइन, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। सिगफ्रिड लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और मैनरहेनिम लाइन, ये रशिया और फिनलैंड के बीच में है। इस तरह से देखा जाए तो ये सारी बाउंड्री लाइंस आपको मिलेंगी। इसमें देखिए मैगिनॉट लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। और ये सारी लाइनें इंटरनेशनल लाइंस या इंटरनेशनल बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा पेपर के लिए आपके ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला? पलनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है पलनी, पलनी पर्वत पे। ठीक है, सिंपल सा है। नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। तो इस तरह से हर पर्वत की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए यहां से आगे चलते हैं। सुएज नहर किसने बनवाई? फेडरिक मैगलन, फेडरेड डी लेप्स, ली कार्बूजर, एडवर्ड लुटियन। भाई ली कार्बूजर ने तो भारत का पहला प्लान सिटी चंडीगढ़ बनाया था, है ना। तो इनका नाम चंडीगढ़ के रूप में याद रखिए। इन्होंने क्या बनाया था? चंडीगढ़, भारत का पहला प्लान सिटी। एडवर्ड लुटियन ने अपने पार्लियामेंट की लुटिया दुपाई थी ना, पार्लियामेंट बनाया था। ठीक, अब ये दोनों तो इंडिया वाली चीज़ें आ गई। ली कार्बूजर ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और इन्होंने भी बनाई थी, लेकिन जो फेमस चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये जो सुएज नहर है, इस सुएज नहर को बनाने का काम था फर्डिनेंड डी लेसेस। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फर्डिनेंड मैरी काउंट डी लेसेस इनका पूरा नाम है, इसे ध्यान रखिएगा। और नवंबर 1805 से 1894 के बीच इनके मतलब ये जीवित रहे, ये पैदा हुए थे नवंबर में और 1805 में, और इनकी डेथ हो गई 1894 में। ठीक है, ये एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे। बाद में इन्होंने सुएज कैनाल बनाई जो कि 1869 में मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसे याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये पूरा सुएज नहर का एरिया है, जो कि आपको याद रखना है। ये सेलिंग की डिस्टेंस को इसने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है ना। पहले क्या था? पहले अगर हमें भूमध्य सागर जाना होता तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के जाते थे। अब क्या है? अब लाल सागर से होते हुए ये डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गई है। ओके गाइस, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैपिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा मैपिंग कर रखा है तो आप आसानी से कर लोगे। ऑप्शन है भूमध्य सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है कैस्पियन सी और चौथा है कैरिबियन सागर। देखो कैरिबियाई सागर जो है ये तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच है, ये तो नहीं होगा। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच है, ये भी नहीं है। ठीक है, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच है, ये भी नहीं है। और लाल सागर के से सुएज नहर, अभी मैंने बताया सुएज नहर निकलती है और भूमध्य सागर को कट करती है, तो भूमध्य सागर इसका सही जवाब है। क्योंकि भूमध्य सागर जो है वो 3 तरफ से आपका क्या है, 3 तरफ से अलग अलग चीज़ों से घिरा हुआ है, इसे याद रखिएगा। देखिए कैरिबियन सी देखिए ये कैरिबियाई सागर है, उत्तरी अमेरिका ऊपर और दक्षिणी अमेरिका नीचे के बीच में गल्फ ऑफ मैक्सिको भी पड़ता है। और यहाँ पर कैरिबियाई सी में
एक पिक्चर आई थी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना, जॉनी डेप की पिक्चर थी, वो आप लोगों ने देखी भी होगी। उसमें क्या था, वो जो लूटपाट करने वाले जो जहाज होते हैं उसके ऊपर आधारित थी, जो कि यहाँ पे बहुत हुआ है। और ये कैरेबियाई सागर यहीं पड़ता है, ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो यहीं से आती है ना, जमैका है, हैती है, ठीक है, डोमिनिका है, क्यूबा है, तो और जो भी आपके अलग अलग टीम्स हैं वो सब आपको यहीं पे मिलेंगी। तो कैरेबियाई सागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। फिर भूमध्य सागर देखो, जो आंसर है उसको देखा जाए तो भूमध्य सागर में देखा जाए तो भूमध्य सागर एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ यूरोप है, ठीक है। जैसे इसका नाम भूमि के मध्य सागर, भूमध्य सागर। और अगर देखा जाए तो ये तीन तरफ से तीन अलग अलग महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, जिसे आप बोलते हो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, इसे याद रखिएगा। और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक। रेड सी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, ये आपका एशिया और अफ्रीका के बीच में है। 5 देशों के साथ ये सीमा बनाती है ना। मैं इसकी ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ, यमन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, फिर आपका इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी, ये पूरा इसमें कवर होता है। और इधर ये आपका स्विस कैनाल का रीजन पड़ जाता है, ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं। और ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो 5 देशों के साथ सीमा बनाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में आप इसे रतिक याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? रतिक। शॉर्ट फॉर्म में आप रतिक के नाम रूप में से याद कर सकते हो, ठीक है। आर से रशिया, ठीक है, ये जो ऊपर है, ठीक, इधर देखो ये रशिया, ठीक। ए से अजरबैजान, अजरबैजान इधर पड़ेगा, ठीक है। टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आई से ईरान, देखो ईरान है ये पूरा, और के से कजाकिस्तान। तो इस तरह से 5 देशों के साथ सीमा बनाता है और यूरोप और एशिया के बीच की भी सीमा रेखा को निर्धारित करता है। फिर आता है पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा कैनाल इज कनेक्टेड होम, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, ठीक है, लाल सागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पनामा कैनाल, पनामा कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो देखो पहले पनामा कैनाल का मैं आपको थोड़ा सा चित्र दिखा दूँ। ये देखिए पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल जो है ये बेसिकली बहुत लंबी डिस्टेंस को छोटा कर देती है। ये एक बहुत लंबी डिस्टेंस है जिसको ये छोटा कर देगी। अगर मान लो कि आपको नॉर्थ अमेरिका के इस कोने से, ठीक है, और इस कोने पर आना है, ठीक है, इस रीजन से इस रीजन की तरफ जाना है, तो आपको पूरा ये रेड वाला चक्कर लेके जाना पड़ता है। लेकिन पनामा कैनाल के बन जाने की वजह से ये चक्कर बहुत छोटा हो गया। और ये पनामा कैनाल जो पाई जाती है ये कैरेबियाई सागर और प्रशांत महासागर के बीच है, और कैरेबियाई सागर जो है अटलांटिक महासागर में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा, ठीक है, और ये देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में ये कैनाल बनी हुई है ना, पनामा रीजन में। तो अब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब देखा जाए तो वो सही जवाब आपका क्या बन जाएगा? बन जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। क्लियर है? ये इसका सही जवाब है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर वॉज महावीर स्वामी वॉज बॉर्न, ठीक है। सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, वैशाली, नालंदा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों लगभग कंटेम्परेरी थे, एक ही समय में थे। और जब ये रिलीजियस रिफॉर्म चल रहा था उस टाइम पे प्राचीन भारत में, तब इनका बड़ा ख्याति प्राप्त की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडलग्राम, वैशाली, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म
को लेकर काफ़ी ज़्यादा दो डेट चलती हैं, 2 ईयर 599 और 540 ईसा पूर्व, है ना। इनका जन्म वैशाली में हुआ। बसाड़ जगह भी कभी कभी यूज हो जाता है। माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशाला, पापा का नाम सिद्धार्थ, बचपन का इनका नाम वर्धमान था और इनकी शादी जिनसे हुई उनका नाम यशोदा था। पुत्री प्रियदर्शनी, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, किस साल में? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था। इनको ज्ञान प्राप्ति 42 ईयर्स की एज में हुई थी, ठीक है। 72 ईयर्स में इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। और इनके जितने भी उपदेश हैं वो अर्धमगधी भाषा में है। किस भाषा में है? अर्धमगधी भाषा में। तो महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं वो किस भाषा में है? अर्धमगधी। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। किस नंबर के तीर्थकर थे? 24 नंबर के, इसे याद रखिएगा। क्लियर है? तो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे, इनको याद रखिएगा, ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको देख के इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब तक कई लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो ये किसके दरबार में था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, इसे याद रखिएगा। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। क्लियर है? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार के संबंध बनाए, ठीक है। भारत में सबसे पहले किसने व्यापार किया? तो देखो, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में भी पुर्तगाली गए। पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे आखिरी में गए भारत से। तो जो सबसे पहले आए तो इन्होंने ही सबसे पहले भारत में व्यापार का संबंध बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, ठीक है। वो अलग बात है कि अंग्रेजों ने सबसे लंबे समय के लिए भारत में राज्य किया। सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉन चरनॉक ने की? ठीक है, जॉन चरनॉक ने कब की, है ना? किसकी की? बनारस, पौंडीचेरी, कलिकट, कोलकाता। तो जॉन चरनॉक ने जो थे, इन्होंने 1690 में कलकत्ता को डिस्कवर किया, ठीक। 3 छोटे छोटे शहरों को मिलाकर इन्होंने कलकत्ता शहर की शुरुआत करी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रखिएगा। जॉन चरनॉक का नाम याद रखिएगा। कलकत्ता इन्होंने ही स्टैब्लिश किया। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिन्होंने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक का नाम तो जब भी आता है तो यहाँ पर सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। सोशल रिफॉर्म के लिए, सती प्रथा वथा के लिए इनके नाम बहुत ज़्यादा आते हैं, इसे याद रखिएगा। विलियम बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और भारत के पहले वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड ऑकलैंड भी बहुत फेमस रह चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन सब में सबसे समझदार और सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों में चढ़ने वाला जो हमारा गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को हम उसकी राज हड़प नीति के लिए बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन सिर्फ यही चीज़ उन्होंने शुरू की थी, उसने बहुत सारी चीज़ें शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी भारत से में बहुत कुछ दे के भी गया और भारत से बहुत कुछ लेके भी गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि डाक टिकट की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी अपॉइंटेड a post office commission in 1850. Finally approved. The recommendation of the commission was framed by the Post Office Act 1854. तो लॉर्ड डलहौजी ने ये सब चीज़ें शुरू करी। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति के अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। और उसकी एक समरी यहाँ पे लिखी हुई है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में इंडिया का गवर्नर था, ठीक है। और
बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली व्यक्ति तो इसी का था, ठीक है। और इसके टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फुल फ्लेज पूरी तरीके से भारत पे राज किया। अगर हम बात करें तो इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से याद रखते हैं, किसको, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में, तो ये देन डलहौजी की है। चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और राज हड़प नीति की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जिसको आप इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक सोशल रिफॉर्म भी किया, विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया 1856 में, ठीक है। इसके अलावा पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विसेज को भी इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया, ठीक। अवध को लूटा, अवध का एनेक्सेशन किया, ठीक है। और इसी के टाइम में इसी की जाने के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गंगा कैनाल का जो फॉर्मेशन था 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने किया। और इंडियन सिविल सर्विसेज में भी इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। तो अगर हम डलहौजी को देखें तो हम इनको इसके निगेटिव इम्पैक्ट के लिए ही याद रखते हैं, लेकिन इसने बहुत सारे पॉजिटिव काम भी किए। इंडियन रेलवे, टेलीग्राम सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राफ के अलावा गंगा कैनाल, और गंगा कैनाल इंडियन सिविल सर्विसेज में जो एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स कराए। इसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ भी इन्होंने करी, लेकिन बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इनको बहुत ज़्यादा पीछे ले गए। और ये भी कह सकते हैं कि डलहौजी ने अपनी सारी सेवाएं जो दी, वो सारी सेवाएं उसने अंग्रेजी गवर्नमेंट को दी। उसकी पूरी की पूरी लॉयल्टी जो थी वो हमारे लिए नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए थी। तो उसने ब्रिटेन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ें की। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमारा भी फ़ायदा रहा, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया तो उसमें हमारा भी फ़ायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए। मराठा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें किससे हारे? अफगान, मुगल, अंग्रेज, फ्रेंच। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये अफगानों से इनकी हार हुई। बहुत भयानक युद्ध था और इस युद्ध ने ही एक तरीके से कह सकते हैं अंग्रेज़ों को भारत में कंट्रोल करने का मौका दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो तीसरा पानीपत का बैटल था इसने ही रास्ते खोल दिए अंग्रेज़ों के, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो शक्तिशाली चीज़ें थी, शक्तिशाली लोग थे, वो आपस में लड़कर थोड़े टाइम के लिए वीक पड़ गए और अंग्रेज़ों को मौका मिल गया कि दोनों की लड़ाई में अपना उल्लू सीधा करने का, ठीक है। तो ये पानीपत का बैटल जो था सिर्फ मराठा और अफगान के बीच का बैटल नहीं था, बल्कि ये इंडिया का एक डेस्टिनी डिसाइड करने वाला बैटल था जो अंग्रेज़ों के हाथ में जाने वाली थी और जो चली भी गई। चलिए 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, कहाँ हुआ था? 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। लाहौर रावी नदी किनारे है और रावी नदी के किनारे ही जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन प्रस्ताव पारित किया था, इसी मीटिंग में, कि हम अपना गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है। जनगण मन गा के इस बात को डिसाइड किया था। पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? अब देखिए अगर हम बात करें तो पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था उससे कौन जुड़ा था? राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राणा रणजीत सिंह, बाबा राम सिंह। तो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कूका मूवमेंट जो था वो कूका रिवोल्ट हिस्ट्री के पन्नों में किस तरीके से याद होता है उसे देखते हैं। ये एक पॉलिटिकल विद्रोह था, ठीक है, जिसको 1840 में भगत जवाहर मल और सियान साहब ने वेस्ट पंजाब में शुरू किया और ये
मूवमेंट जो था वो सिखिज्म के अंदर के जो कुछ गलत चीज़ें थी, जो अंतर थे, उनको ख़त्म करने के लिए था। लेकिन बाद में ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया और बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई भी करी और अंग्रेज़ों ने बहुत टाइम तक इनके साथ रिवोल्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद लड़ते लड़ते इसको दबा दिया गया। और इसमें पूछा गया इनमें से कौन जुड़े थे। राणा रणजीत सिंह, सुदर्शन सिंह और बाबा राम सिंह इससे नहीं जुड़े थे। इसका जो सही जवाब है कि भाई इससे जुड़े थे राम बहादुर सिंह। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। कूका विद्रोह को शुरू किसने किया था, ये याद रखिएगा, भगत जवाहर मल। ये नाम पूछा जाता है, अक्सर आता है 1840, ठीक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। सभी नागरिकों को कानून समान मिलते हैं, राज्य का कोई स्तर पर धर्म नहीं है, यही सही है। सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है धर्म से फ्री होना, ठीक। सभी वयस्कों के लिए चुनाव में वोट देने का अधिकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, इसको हिंदी में वयस्क मत अधिकार बोलते हैं। और सभी नागरिकों के लिए के सामने समान है, कानून के लिए सामने समान है, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। और भाषण देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष एक वर्ड है जो कि धर्म से फ्री होना दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ। इनमें से सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें सबसे छोटा या अल्पकालीन समय के लिए पिट्स इंडिया एक्ट चला, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो फ्लॉज थे बाद में अगला एक्ट बहुत जल्दी आ गया था, तो इसके फ्लॉज को दूर करने के लिए वो एक्ट आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सोशलर, सेकुलिस्ट और इंटीग्रिटी, एक वर्ड और जोड़ा गया था अखंडता। कब जोड़ा गया, मूल संविधान के भाग थे, ये बिल्कुल गलत है। 29वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है कि पंथ निरपेक्ष वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें इन दोनों में ए और बी में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष वर्ड ही यूज़ होता है हमारे संविधान में, ठीक है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा सा पढ़ने में अंतर आ जाता है। एक डैश लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो एक मेगाबाइट लगभग 10,000 बाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट थोड़ा सा बड़ा होता है और वो लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर क्या करते हैं, कंपाइलर क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम नहीं, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित का प्रोग्राम होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने वाला होता है, ठीक है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है भैया। डायनामाइट बनाने में हम नाइट्रोग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बाकी जो और एसिड है इनका इस्तेमाल हम अलग अलग जगह करते हैं। लैक्टिक एसिड तो दूध में पाया जाता है, मैलिक एसिड आपके सेब में पाया जाता है। ओलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बता दो भाई, ओलिक एसिड कहाँ मिलेगा, कमेंट सेक्शन बता दो। और देखो कमेंट सेक्शन में अगर मैं करेक्ट या लाइक करता हूँ तो इसका मतलब वो आप सही जवाब दे रहे हैं, और अगर आप गलत देंगे तो मैं उसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस कहते हैं, ठीक है। देखो प्रोपेन और ब्यूटेन तो एलपीजी गैस है। कौन सी गैस है, एलपीजी गैस, ठीक है। ब्यूटेन भी उसी में वापस आ गई। एथिलीन भैया ये है फलों को पकाने में इस्तेमाल होती है ना।
तो बचा क्या, मीथेन। तो इसका सही जवाब क्या, मीथेन। बायोगैस हो गया, मार्श गैस हो गया, इसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद के 2 सत्र की अवधि कितने माह से अधिक नहीं हो सकती, 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कम से कम एक साल में 2 सत्र होने चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास संसद में कितने सत्र होते हैं, 3, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। तो हमारे पास संसद में कितने सत्र होते हैं, सेशन कितने होते हैं, 3। और यहाँ पर टेक्निकली बोला गया है कि 2 सत्र के बीच की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 महीने से अधिक नहीं होती है। राज्यसभा क्या है भाई, राज्यसभा स्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है, बिना स्पीकर सदन है। तो यहाँ पे देखो ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि भैया उपराष्ट्रपति कहाँ का सदस्य होता है, लोकसभा का कि राज्यसभा का, ठीक है। तो कहाँ का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वेंकैया नायडू हैं, वो कहाँ के सदस्य हैं, ठीक है। तो आप राज्यसभा लोकसभा में से क्या आंसर लगाएंगे, राज्यसभा। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया या पार्लियामेंट हो गया, तो पार्लियामेंट का ना तो सदस्य राष्ट्रपति होता है ना तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। और अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, लेकिन मेंबर नहीं होता है, क्योंकि वो चेयरमैनशिप उसको एक्स ऑफिसो, एक्स्ट्रा ऑफिस में या पदेन सदस्यता के रूप में पदेन अधिकारी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2-2 साल में इसके मेंबर बदलते रहते हैं। और राज्यसभा में आपका राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट कर सकता है, 12 लोगों को, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भाई पहले केरल के उच्च न्यायालय से पहले क्वेश्चन और बन जाता है, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं बताता हूँ इसका आंसर फिर आपको। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कोचिन, एर्नाकुलम, कोट्टायम। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं केरल के हाई कोर्ट के बारे में, तो केरल का हाई कोर्ट आपका कहाँ पर है, एर्नाकुलम, ठीक है, एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम एक अच्छी जगह है, केरल की इंपॉर्टेंट जगह है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। इंडिया में हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट हो गए। कितने हाई कोर्ट है, 25, ठीक है। और टोटल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं इंडिया में। तो मतलब भैया अभी भी 3 राज्यों के पास हाई कोर्ट नहीं है। तो वो 3 राज्य जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है वो कौन से हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो राज्य जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 3 राज्य ऐसे हैं जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है, वो आपके पास आ गए। कौन कौन से भैया, देखो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मिजोरम है और नागालैंड है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है। 25 हाई कोर्ट है, 3 के पास नहीं है, 3 हो गए, ठीक। बचे हुए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो बाकी राज्यों के साथ वो उसको साझा करते हैं, है ना। 25 हाई कोर्ट में 8 राज्यों का अपने आप ही डिवीजन हो जाता है। तो सबसे बड़ा जुरिडिक्शन क्षेत्र देखो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, ठीक है। गुवाहाटी और बॉम्बे में बोल सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट सबसे पुराना है। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट बना कोलकाता, फिर उसके बाद मद्रास, फिर बॉम्बे, ठीक है। तो ये सब एक ही साथ बने थे, सब एक ही ईयर बने थे, बस मंथ या डेट थोड़ी सी आगे पीछे, बस ईयर एक ही था। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट सब एक साथ बने, ठीक है। और अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन देखते हैं बहुत बड़ा है। देखो गोवा इसके क्षेत्र में आता है, दादर नागर हवेली आता है, दमन दीव आता है और महाराष्ट्र आता है। 4 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। वैसे तो दादर नागर हवेली और दमन दीव एक ही में आ गए, तो अब 3 ही क्षेत्र आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका क्षेत्राधिकार छोटा हो गया है। और गुवाहाटी की अगर हम बात करें
तो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 क्षेत्र कवर होते हैं। ठीक है, मेन इसका जो बेंच है वो इसकी मुंबई, इसकी गुवाहाटी, और एक्स्ट्रा बेंच जो है औरंगाबाद, नागपुर, पनाजी मतलब गोवा, नागपुर और औरंगाबाद में है। आइजवाल, ईटानगर, कोहिमा में इसकी बेंच है। तो याद रखिएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पेपर में बनती हैं और आपको समझना ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में कुल मिला कितने हाई कोर्ट है? 25। किन राज्यों के पास हाई कोर्ट नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इसे याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य हैं। ठीक है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? ठीक है, योजना आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? जॉन मथाई, CD देशमुख, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो योजना आयोग जो था वो जॉन मथाई के प्रस्ताव से पारित हुआ, इसे याद रखिएगा। योजना आयोग की अगर बात करते हैं तो इसको शुरू किसने किया था? इसने शुरू किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में, और उसके बाद 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। ठीक, फिर 1956 में से शुरू होकर लगातार 5 ईयर प्लान चलते रहे। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान में एक वर्ड आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और काफ़ी ज़्यादा पेपर में आया भी। उस वर्ड का नाम था गरीबी हटाओ। ठीक है, नारा दिया गया था। और रोलिंग प्लान कब से कब आया? रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच में आपका रोलिंग प्लान आया। रोलिंग प्लान में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और ये 5 ईयर प्लान बंद कर दिया गया। ठीक है, 2 साल के लिए। ओके गाइस, तो ये तो बात होगी हमारे आज के 30 क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।